हेलो एवरीवन। हम आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाइन, सूत्र एवं स्टाफ पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं आप लाइन और स्टाफ को दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आपने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी तो लाइन और स्टाफ के बारे में आपको हल्का हल्का बताया गया था। दोस्तों सूत्र और अभिकरण, लाइन और स्टाफ दोस्तों ये जो है परंपरागत लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, परंपरागत लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं दोस्तों, उसमें जो है इसको बाकायदे इसकी विवेचना होती है परंपरागत लोक प्रशासन के सिद्धांतों में दोस्तों। और कहा जाता है कि जो है दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक जो कार्यपालक है, जो संगठन का मुखिया होता है, जो प्रत्येक कार्यपालक होता है, किसी संगठन का मुखिया होता है दोस्तों, उसका जो है प्रत्येक कार्यपालक जो है के दो अंग होते हैं, दो क्या तीन अंग होते हैं दोस्तों। ये कार्यपालक मान लीजिए है जिसके दो या तीन अंग होते हैं। पहला जो होता है लाइन होता है दोस्तों, लाइन या सूत्र होता है, लाइन या सूत्र होता है, लाइन या सूत्र। और जो पीछे का पार्ट होता है दोस्तों, इसको जो है स्टाफ कहते हैं, स्टाफ कहते हैं, ये स्टाफ हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक संगठन में एक सूत्र होता है, एक लाइन होता है, एक स्टाफ होता है। प्रत्येक संगठन का नियम है, चाहे वो राज्य का संगठन हो चाहे किसी प्राइवेट संगठन हो, सब में लाइन और स्टाफ दोनों होते हैं दोस्तों। और दोनों का अध्ययन बाकायदे किया जाता है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। दोस्तों लाइन और स्टाफ इसमें दिया गया है कि प्रत्येक कार्यपालक के तीन अंग होते हैं, लाइन, स्टाफ और सहायक। लाइन, स्टाफ और सहायक तीन अंग होते हैं। और ये तीनों मिलकर संगठन की गतिविधियों को चलाते हैं, ये तीनों मिलकर संगठन की गतिविधियों को चलाते हैं। लाइन सबसे अग्रिम होता है, स्टाफ सहायता के लिए होता है, स्टाफ सहायता के लिए होता है। और जो सहायक होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं वो लाइन की लाइन की दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लाइन के काम करने के लिए दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा लाइन, स्टाफ और अभिकरण। अब हम इस चैप्टर को दोस्तों हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। लाइन जो है, लाइन स्टाफ की अवधारणा लोक प्रशासन में सेना सेना के द्वारा आई है, सेना के द्वारा आई है, युद्ध के द्वारा, मतलब सैनिक प्रशासन से दोस्तों ये आया हुआ है। लोक प्रशासन में सैनिक प्रशासन से आया हुआ है। सैनिक प्रशासन में जो जो युद्ध लड़ते थे उनको लाइन कहा जाता था। जो युद्ध लड़ते थे, सबसे फ्रंट पे तलवार लेके लेके युद्ध लड़ते थे, उनको लाइन कहा जाता था। और जो सेना की सहायता करते थे उसको स्टाफ कहा जाता था। जो सेना की सहायता करते थे, जैसे सेना के सामान ले जा रहे हैं, सेना के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, या फिर सेना के हथियारों की देखभाल कर रहे हैं, इन सबको स्टाफ कहा जाता था दोस्तों। तो लाइन और स्टाफ की अवधारणा सैन्य प्रशासन से आई है, ये प्रश्न आ सकता है, सैन्य प्रशासन से आई है दोस्तों। और जो है याद रखिएगा, लाइन जो है मेन युद्ध लड़ते थे, स्टाफ जो है युद्ध नहीं लड़ते थे बल्कि सेना की मदद करते थे दोस्तों। दोस्तों यही अवधारणा लोक प्रशासन में दोस्तों आई है। अब हम देखते हैं कि क्या है दोनों। फिफ्नर और कुछ जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में उस पर हम आधारित करते हैं दोस्तों। फिफ्नर और प्रेस्तस विचारक हैं, फिफ्नर और प्रेस्तस, नाम याद कर लीजिएगा। इनके अनुसार लाइन तथा स्टाफ के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध होता है। लाइन तथा स्टाफ के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध होता है। लाइन हमेशा प्रत्यक्ष होता है, लाइन क्या होता है, हमेशा सामने दिखता है, लाइन हमेशा दिखता है दोस्तों। सेना का जो अग्रिम भाग है, जब आप सोचते हैं जो सेना का अग्रिम भाग है जो लड़ता है उसी के बारे में आप लोग सोचते हैं, जो सहायता देता है उसके बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचता है, तो उसको जो है लाइन कहते हैं।
स्टाफ हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, छुपा रहता है। स्टाफ हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, छुपा रहता है दोस्तों। फिफ्नर प्रेस्टस ने कहा है कि लाइन प्रत्यक्ष होता है, स्टाफ अप्रत्यक्ष होता है। एल डी वाइट है दोस्तों, एल डी वाइट है, ये गलत लिखा गया। एल डी वाइट के अनुसार सरकार का कार्य सरकार का कार्य एक विस्तृत माध्यम से किया जाता है, जिसमें श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ एक दूसरे से बधे हुए होते हैं तथा विशिष्टीकरण के द्वारा कार्य करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे लाइन, इसमें जो है प्रत्येक संगठन में क्या होता है, सरकार में लाइन होता है और स्टाफ होता है। लाइन का सहायक स्टाफ होता है, अधीनस्थ होता है। लाइन का अधीनस्थ दोस्तों, लाइन का अधीनस्थ स्टाफ होता है और सहायक भी होता है, ऑक्सिलरी। सहायक को ऑक्सिलरी हिंदी में कहते हैं दोस्तों, सहायक को हिंदी में ऑक्सिलरी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम तीन चीजें हैं, तीनों को अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। तीन अलग अलग हैं, तीनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले लाइन को देखेंगे, लाइन क्या है, लाइन क्या है, सूत्र क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र। सूत्र जो फ्रंट पे काम करता है, फिर से कर रहा हूँ, जो फ्रंट पे काम करता है, जो सबसे अग्रिम दस्ता होता है, जो हमेशा जो है प्रशासन में जो डिसीजन लेता है, क्या करता है प्रशासन में, जो निर्णय लेता है, नीति नीति बनाता है, जनता की सेवा करता है, समस्या का समाधान करता है, वो सब जो है लाइन होता है दोस्तों। वो सब लाइन होता है जो जनता से जुड़ा हुआ होता है, निर्णय लेता है, नीति बनाता है और जनता की सेवा करता है दोस्तों, जो जनता की सेवा करता है। आगे जो है मार्क्स ने इस संदर्भ में कहा है दोस्तों, मार्क्स ने कहा है दोस्तों, लाइन से तात्पर्य परिचालित उत्तरदायित्व के अधीन प्रभागों से है। परिचालित उत्तरदायित्व के अधीन जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अधीन जो विभाग होते हैं, उससे है। जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, उसके अधीन जो विभाग होते हैं उससे है। जैसे इसमें बताया गया है कि संघ सरकार में राष्ट्रपति से लेकर विभागों के अध्यक्ष, संघ सरकार में राष्ट्रपति से लेकर संघ सरकार में राष्ट्रपति से लेकर विभागों के अध्यक्ष, ब्यूरो के प्रमुख, इस सभी लाइन होते हैं, सभी लाइन होते हैं दोस्तों। फिर आगे एक विचारक लेपोस्की हैं, लेपोस्की भी कहते हैं कि सूत्र है। सूत्र संगठन में सत्ता और उत्तरदायित्व की रेखाएं ऊपर से नीचे फैली हुई होती हैं। सूत्र संगठन में कहते हैं कि इस तरह से कोई संगठन रहता है, इस तरह से कोई संगठन रहता है दोस्तों। यहाँ पे जो है मेन मुख्य कार्यपालक होता है। मुख्य कार्यपालक मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी हो, मुख्य कार्यपालक रहता है। उसके नीचे जो है स्टाफ और अभिकरण, सूत्र और लाइन और स्टाफ फैले होते हैं। लाइन भी पैरेलल होता है, स्टाफ भी पैरेलल होता है। लाइन भी पैरेलल होता है दोस्तों, स्टाफ भी पैरेलल होता है और फैला रहता है। तो दोस्तों ये लाइन के बारे में बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों आगे हम देखते हैं कि लाइन एजेंसी की विशेषताएं क्या होती हैं। लाइन एजेंसी की विशेषताएं क्या होती हैं, लाइन एजेंसी की विशेषताएं दोस्तों दिया गया है। पहले तो लाइन एजेंसी क्या करता है, निर्णय लेता है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो लाइन एजेंसी लेती है। सभी निर्णय, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, लाइन एजेंसी ली जाती है। स्टाफ इसमें इसकी सहायता करता है। स्टाफ क्या करता है, सहायता करता है। कैसे सहायता करता है हम इसको अभी देखेंगे दोस्तों। कोई कानून बनाना हो, कोई नीति बनाना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय है, सब लाइन एजेंसी लेती है, याद रखिएगा, लाइन एजेंसी लेती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग लाइन एजेंसी नहीं है, स्टाफ है, ठीक है। तो निर्णय नहीं लेगी, निर्णय कौन लेगी, सरकार लेगी। स्टाफ जो है उसको सहायता प्रदान करेगा दोस्तों। दूसरा लाइन एजेंसी का काम सरकारी उपक्रमों के संचालन का दायित्व। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी सरकारी पीएसयूज हैं उनके जो सीएमडी होते हैं, सब जो है लाइन एजेंसी में आते हैं। याद रखिए, जितने भी भेल हो गया, गेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया,
जितने भी पीएसयू, कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, सबके संचालकर्ता, सबके जो है सीएमडी, सबके मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, सब जो है क्या होते हैं, लाइन एजेंसी में आते हैं। प्रश्न आता है कि लाइन एजेंसी में कौन आता है, कौन नहीं आता है। सरकारी कार्यक्रमों सरकारी कार्यक्रमों उपक्रमों के संचालन का दायित्व भी जो है लाइन एजेंसी का होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आम जनता से सीधा संपर्क, याद रखिएगा लाइन का हमेशा आम जनता से सीधा संपर्क होता है, आम जनता से सीधा संपर्क होता है दोस्तों। जैसे कि प्रशासन हो गया, प्रशासन का हमेशा आम जनता से संबंध होता है। पुलिस हो गया, पुलिस का भी आम जनता से संबंध होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब जितने भी जनता के लिए काम करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, जनता के लिए नीति बनाते हैं, सब लाइन एजेंसी में आते हैं दोस्तों, सब लाइन एजेंसी में आएंगे। उसके बाद मुख्य कार्यकारी का सीधा नियंत्रण, जहां जहां मुख्य कार्यकारी का सीधा नियंत्रण रहेगा वो सब लाइन में आएंगे, वो सब लाइन में दोस्तों आएंगे। तो याद रखिएगा लाइन की यही विशेषता है। निर्णय लेने का अधिकार होता है इनके पास, निर्णय लेते हैं। सरकारी उपक्रमों का संचालन करते हैं। सरकारी उपक्रम जितने भी होते हैं, कार्यक्रम यहाँ लिख दिया गया है, याद रखिए, थोड़ा कार्यक्रम लिख दिया गया, सारे कार्यक्रम और उपक्रम दोनों हो जाएगा। सरकारी कार्यक्रम तथा उपक्रम का संचालन, आम जनता से सीधा संपर्क होता है इनका, और जो है मुख्य कार्यकारी पर सीधा नियंत्रण रखते हैं दोस्तों। ये जो है ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई लाइन एजेंसी की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनके जो है फंक्शंस क्या है, लाइन एजेंसी के फंक्शंस का क्या है, ये थोड़ा प्रश्न आता है। लाइन एजेंसी के फंक्शंस, एलडी वाइट, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। एलडी वाइट ने लाइन एजेंसी के 4 फंक्शंस बताए हैं, 4 काम बताए हैं। पहला क्या है, निर्णय लेना। लाइन एजेंसी हमेशा डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन लेती है। दूसरा, लाइन जो सबसे अग्रिम दस्ता है वो क्या करता है, जिम्मेदारी भी लेता है। कोई सफलता असफलता हुआ, सफलता या असफलता सबकी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, किसी और के ऊपर छोड़ नहीं देता। नीतियों तथा क्रियाकलापों का संचालन, नीतियों तथा क्रियाकलापों का संचालन भी लाइन एजेंसी करता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी पॉलिसी ऑपरेटिंग पॉलिसी एंड जो एक्शंस, उत्पादन क्षमता वृद्धि। ये 4 काम एलडी वाइट ने बताए हैं, 4 काम एलडी वाइट ने बताए हैं लाइन एजेंसी के दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सूत्र या मतलब लाइन, सूत्र एजेंसियों के प्रकार बताया गया है। लाइन के प्रकार बताया गया है कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं। लाइन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं इसमें बताया गया है। ये पहला क्या है, सूत्र विभाग होता है, सरकारी विभाग, ये जो है लाइन में आता है। दूसरा लोक निगम, जितने भी लोक निगम होते हैं, लोक निगम मतलब पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। उसके बाद दोस्तों लोक निगम तथा सरकारी कंपनियां भी आ जाएंगी, सरकारी कंपनियां, ठीक है, इसको 3 कर लीजिए सरकारी कंपनियों को। चौथा स्वतंत्र नियामक आयोग, चारों जो है, चारों ये क्या है, लाइन है। विभाग, सरकारी विभाग जितने भी विभाग, आप गृह मंत्रालय, मंत्रालय सब जितना आप जानते हैं सब विभाग इसमें आ जाएंगे। लोक निगम पीएसयूज आ जाएंगी, सरकारी कंपनियां आ जाएंगी, स्वतंत्र नियामक आयोग आ जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र नियामक आयोग अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित है, जो लाइन का प्रकार माना जाता है दोस्तों, जो लाइन का प्रकार माना जाता है दोस्तों। सबसे पहले विभाग में याद रखिएगा, विभाग जो है सभी विभाग लाइन होते हैं, सभी विभाग लाइन होते हैं। ये अनेक खंडों में विभाजित होते हैं दोस्तों, अनेक खंडों में विभाजित होते हैं, और मुख्य कार्यपालक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं, ये मुख्य कार्यपालक के अधीन होते हैं। और इनकी कमान इकहरी श्रृंखला में जुड़ी रहती है। कहने का मतलब विभाग होंगे, विभाग रहेगा, विभाग का प्रमुख रहेगा, यहाँ पे विभाग रहेगा, इसका प्रमुख यहाँ रहेगा, और नीचे संगठन रहेगा, ठीक है। प्रत्येक सरकार अधिकतम काम जो है विभागीय प्रणाली
के माध्यम से करती है। प्रतिरक्षा विभाग, हमारे यहाँ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, रेल विभाग, डाक विभाग, तार विभाग, वित्त विभाग, ये सब विभाग दोस्तों, ये सब विभाग जो है, ये सब विभाग होते हैं। इनका एक विभाग का प्रमुख होता है, इनका एक विभाग का प्रमुख होता है जो सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है। मंत्री के अलावा सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है, वही इनको संचालित करता है दोस्तों, वही इनको संचालित करता है दोस्तों। दोस्तों कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं, कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो लाइन में नहीं आते हैं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो लाइन में नहीं आते हैं, वो स्टाफ में आते हैं। जैसे विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री हो गई। लॉ मिनिस्ट्री हमेशा जो है सहायता प्रदान करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय, ये भी जो है लाइन में नहीं आती दोस्तों, ये भी जो है स्टाफ में आती है। तो याद रखिएगा, सूत्र एजेंसी लाइन में पहला है विभाग है, पहला क्या है, विभाग है दोस्तों, सरकारी विभाग। दूसरा दोस्तों इसमें जो हो जाएगा लोक निगम। लोक निगम, लोक निगम या सरकारी कंपनी, पहले सरकारी कंपनी थी, अब इसको लोक निगम में बना दिया गया है। सरकारी कंपनी थी, अब इसको लोक निगम में परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों। लोक निगम का क्या मतलब होता है दोस्तों, लोक निगम में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के गुण पाए जाते हैं। लोक निगम में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों, ये जो है जनता के लिए काम करता है, लोक निगम जनता के लिए काम करता है, राज्य के लिए काम करता है, लेकिन इसके प्रशासन के तरीके निजी प्रशासन की तरह होते हैं। निजी प्रशासन की तरह मतलब ये व्यावसायिकता पर काम करता है, लाभ पर काम करता है, व्यावसायिकता पर काम करता है, लाभ पर काम करता है, प्रतियोगिता पर काम करता है। इसीलिए इन्हें लोक निगम कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए इनको लोक निगम कहा जाता है। भारत में जितने भी लोक निगम हैं, नीचे आप देख रहे होंगे, भारत में जितने भी लोक निगम हैं, देख रहे हैं, भारतीय खाद्य निगम, जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस निगम, भारतीय उद्योग निगम, जितने भी निगम आप जानते हैं सब जो है सूत्र हैं। क्या है, सूत्र हैं, पीएसयूज हैं। पीएसयू से एनटीपीसी आपसे पूछ दिया जाएगा, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, सब लोक निगम है, सब सूत्र है, याद रखिएगा सब सूत्र है, सब सूत्र हैं। जितनी भी सरकारी कंपनी, अगर आप कोई सरकारी कंपनी बची तो नहीं है, दो चार बची हैं, बीएसएनएल वगैरह, सब जो है सरकारी कंपनी जितनी बची हुई हैं सब जो क्या होती हैं, सब जो है सूत्र में आती हैं। आप यही प्रश्न पूछता है कौन सूत्र है, कौन स्टाफ है, कौन सूत्र है, कौन स्टाफ है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद स्टाफ में तीसरा जो महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र नियामक आयोग। स्वतंत्र नियामक आयोग तीसरा है, ठीक है। स्वतंत्र नियामक आयोग अमेरिका की विशेषता है, कहाँ की है, अमेरिका की। याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र नियामक आयोग किस राज्य की विशेषता है, तो कहाँ की विशेषता है, याद रखिएगा यूएसए की, यूएसए में पाया जाता है मुख्यतः। भारत में भी कुछ स्वतंत्र नियामक आयोग बना दिए गए हैं, जिसे सूचना आयोग, लेकिन ये मुख्यतः अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। देख नीचे लिखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत प्रचलित है। ये सरकारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं दोस्तों। इनका जो है स्वभाव, स्वतंत्र नियामक आयोग जो है ये काफ़ी कुछ हद तक लोक निगम की तरह काम करते हैं, लोक निगम की तरह काम करते हैं। इनका उद्देश्य लोक निगमों की तरह होते हैं। ये मुख्यतः प्रशासनिक होते हैं। इनका स्वभाव क्या होता है, लेकिन इनका स्वभाव अर्धविधायी अर्ध न्यायिक होता है, प्रशासकीय होता है, अर्ध विधायी अर्ध न्यायिक और प्रशासकीय होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सूत्र के तीन जो है, तीन महत्वपूर्ण, चार हम यूँ कहिए कि आप चार कहिए, सरकारी निगम, सरकारी कंपनी को भी आप अलग अलग रख सकते हैं दोस्तों। सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग, ये चार पार्ट हैं किसके, याद रखिएगा किसके, लाइन के सूत्र के। और दोस्तों कुछ जो है जैसे कि आप अब आप समझ गए होंगे कि आप किसको जो है, किसको आप लाइन में रखेंगे, किसको लाइन में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। और स्टाफ को भी आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। लाइन को आपने एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। लाइन जो है किसी भी संगठन का किसी भी संगठन का सबसे अग्रिम दस्ता है। सेना प्रशासन से लिया गया है,
सेना प्रशासन से लिया गया है। और हमेशा जो है लाइन क्या करता है, निर्णय लेता है, सरकारी उपक्रमों कार्यक्रमों का संचालन करता है, आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, मुख्य कार्यकारी के सीधे नियंत्रण में होता है। इसकी एल डी वाइट ने लाइन के 4 काम बताए हैं: निर्णय लेना, जिम्मेदारी लेना, नीति व क्रियाकलाप का संचालन, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। लाइन के 4 प्रकार हैं। लाइन के 4 प्रकार हैं: विभाग है, लोक निगम है, सरकारी कंपनी, स्वतंत्र नियामक आयोग। सरकारी विभाग जितने भी हैं, लोक निगम पीएसयू जितनी भी हैं, सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग, ये सब जो है सूत्र लाइन के प्रकार है। जितने भी विभाग आप लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा लोक निगम में मैंने आपको बता दिया, जितने भी पीएसयूज हैं सब याद रखिएगा, सब जो है लाइन में आएंगे। जितने भी आयोग हैं, कमीशन है, सब लाइन में आएंगे, सब जो है सूत्र में आएंगे। ये प्रश्न पूछता है। अब हम स्टाफ देखते हैं दोस्तों, स्टाफ क्या होता है। स्टाफ दोस्तों लाइन की सहायता के लिए, लाइन की सहायता के लिए स्टाफ होता है। लाइन की सहायता करता है काम करने में, नीति निर्माण में, कानून निर्माण में, ठीक है। और सूत्र जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही जो है लाइन इम्पोर्टेंट है। सूत्र जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लाइन इम्पोर्टेंट है। क्या करना है क्या नहीं करना है मुख्यतः स्टाफ ही बताता है, उसमें से एक डिसीजन लाइन लेता है, ठीक है दोस्तों। बिना स्टाफ के जो है सूत्र काम नहीं कर सकता। आगे कहा गया है कि दोस्तों अंग्रेजी में स्टाफ का अर्थ होता है छड़ी। क्या होता है स्टाफ का? छड़ी या डंडा। अंग्रेजी में स्टाफ का अर्थ होता है छड़ी या डंडा। स्टाफ का अर्थ है स्टाफ वह छड़ी है जिस पर चलते समय शरीर का बोझ डाला जाता है, परंतु जो स्वयं यह निर्णय न ले सके कि कब चलना है और किस दिशा में चलना है। दोस्तों बहुत सही बात बताई गई है। स्टाफ क्या है? एक छड़ी के समान है जिस पर शरीर का बोझ रहता है, लेकिन स्टाफ यह नहीं बताता कि कब चलना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। यह सब बताता है लाइन, जो आपका विवेक है, मस्तिष्क है। तो याद रखिएगा, स्टाफ क्या है? सहायता के लिए है। सहायता के लिए है आपके काम करने में। लाइन के काम करने में जो एजेंसी सहायता के लिए होती है उसको स्टाफ कहते हैं। स्टाफ कहते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं लाइन सूत्र, लाइन एजेंसी, सूत्र अभिकरण इसी स्टाफ के सहारे अपने विभाग चलाता है। जैसे आप तहसीलदार हैं, आप डिसीजन लेते हैं। आप तहसीलदार हैं तो आप जो है दोस्तों बिना WBN के, बिना RC के, बिना RK के आप काम नहीं कर सकते हैं। ये अलग अलग जो है अलग अलग पार्ट हैं तहसील के, जो हमेशा तहसीलदार और SDM को बताते हैं कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। अब SDM और तहसीलदार की जिम्मेदारी होता है कि वो कौन सा डिसीजन ले, कैसे ले। तो स्टाफ क्या करता है? हमेशा सहायता करता है, तरीके बताता है, ठीक है। मुने के शब्दों में दोस्तों, मून नहीं याद रखिए, मुने के शब्दों में स्टाफ कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। स्टाफ कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है, इन्होंने बताया है, इसका अर्थ है अधिक आंख, अधिक कान, अधिक हाथ, जो उसकी योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने में सहायता दे। दोस्तों मुने कहते हैं कि स्टाफ क्या है? स्टाफ कार्यपालिका का आंख है, कान है, हाथ है, जो योजना बनाने में, सूचना देने में, क्रियान्वित करने में आवश्यक है। याद रखिएगा, मुने ने क्या कहा है? मुने कहते हैं कि स्टाफ जो है लाइन का क्या है? आंख, कान, हाथ है, जो योजना बनाने में, कार्यान्वित करने में योगदान प्रदान करता है। दोस्तों इसके अलावा वाइट का नाम, वाइट ने भी कहा है एक बात, एल डी वाइट ने भी कहा है कि स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला अभिकरण है। क्या है? स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला अभिकरण है, जिसका कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व नहीं होता है। जिसका कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व नहीं होता है, एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। याद रखिएगा, व्हाइट ने कहा है क्या है? स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला अभिकरण है। परामर्श देने वाला अभिकरण है, मतलब
काउंसलिंग एजेंसी है, काउंसलिंग एजेंसी है। ठीक है, हेनरी फ्योल ने भी कहा है, इनका भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, हेनरी फ्योल की भी परिभाषा देख लीजिए। हेनरी फ्योल कहते हैं कि स्टाफ एक सहायता है, स्टाफ एक सहायता है, यह प्रबंधक के व्यक्तित्व का ही विस्तार है, जिससे वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उसे सहायता मिल सके। स्टाफ क्या है? स्टाफ जो है सहायता के लिए है, प्रबंधक के व्यक्तित्व का विस्तार है, जिससे जो है लाइन या मुख्य कार्यपालक अपने निर्णय लेता है। दोस्तों दोस्तों इसमें तो आप जान गए हैं कि मूने की परिभाषा को याद रखना जरूरी है। मूने ने क्या कहा है कि स्टाफ अधिक आंख, अधिक कान, अधिक हाथ है। वाइट की परिभाषा भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। स्टाफ उच्च श्रेणी का पदाधिकारी है। दोस्तों स्टाफ क्या है? उच्च श्रेणी का पदाधिकारी है। स्टाफ के कार्य अब देख लीजिए, ये सब याद रखिए, ये यहाँ आपको रटना है। अब मूने ने तीन काम स्टाफ के बताए हैं। मूने ने स्टाफ के तीन काम बताए हैं। मूने रेले नाम है। मूने ने स्टाफ के तीन काम बताए हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, परामर्श, परामर्श का परामर्श और पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, ये तीन काम है दोस्तों। स्टाफ के ये तीन प्रमुख काम दोस्तों इन्होंने बताया है। सूचनात्मक कार्य, परामर्शी कार्य और पर्यवेक्षी कार्य। सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेटिव, काउंसिल और ऑब्जर्वेशन, तीन काम बताया है दोनों दोस्तों इन्होंने, मूने ने। तीनों काम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है कि मूने के अनुसार कौन सा स्टाफ का काम नहीं है। मूने के अनुसार स्टाफ के कार्य कौन से नहीं है। सूचना, परामर्श, पर्यवेक्षण, सूचना, परामर्श, पर्यवेक्षण, तीन काम आप लोग रट लीजिएगा मूने का। आगे अब जो फिफ्नर ने भी 7 कामों का उल्लेख किया है। फिफ्नर ने, मूने का तो आप रट लीजिएगा, फिफ्नर का तो नहीं आया है। फिफ्नर ने स्टाफ के 7 कामों का उल्लेख किया है कि स्टाफ 7 काम कौन कौन से करेंगे। लाइन, पहला क्या है दोस्तों? पहला है लाइन एजेंसी तथा लाइन एजेंसी तथा अध्यक्ष को परामर्श देना, सिखाना, चर्चा करना। लाइन एजेंसी के अध्यक्ष को, लाइन एजेंसी के अध्यक्ष को परामर्श देना, सिखाना, चर्चा करना। कोई जो है विभागाध्यक्ष अपने विभाग पे आता है तो उसका स्टाफ उसको हमेशा परामर्श देता है, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, उसको बताता है, क्योंकि वो लंबे समय तक जो है ये काम करता रहता है। दोस्तों पहला काम क्या है? परामर्श देना, सिखाना, चर्चा करना। दूसरा काम कहते हैं कि योजनाओं तथा व्यक्ति संपर्क द्वारा समन्वय करना। योजनाओं में कहते हैं योजनाओं में व्यक्ति संपर्क के द्वारा समन्वय करना। योजनाओं में क्या करना? समन्वय करना। कठिनाइयों को दूर करना। प्रत्येक स्तर पर विरोधियों के निर्णय के पक्ष में, प्रत्येक स्तर पर विरोधियों को निर्णय के पक्ष में सहमत कराना। समन्वय करना, कठिनाइयों को दूर करना तथा सबको सहमत कराना। सबको सहमत कराना, तीन काम जो है दोस्तों इसमें दूसरा काम बताया है। तीसरा इन्होंने बताया तथ्य संग्रह तथा शोध का काम। रिसर्च याद रखिएगा, रिसर्च का काम कौन करता है? स्टाफ करता है। रिसर्च का काम कौन करता है? स्टाफ करता है। नीति आयोग रिसर्च बनाता है दोस्तों। नीति आयोग भारत में रिसर्च करता है तो क्या है? वो स्टाफ है। याद रखिएगा, नीति आयोग क्या है? स्टाफ है, क्योंकि वो रिसर्च करता है और योजनाएं बनाता है, और योजनाएं बनाता है दोस्तों। पांचवा काम क्या है? अन्य संगठनों के व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना तथा संपर्क रखना। अन्य संगठनों के व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना और संपर्क रखना कि पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट काम इन्होंने बताया है दोस्तों नेक्स्ट काम इन्होंने बताया है छठा। छठा काम है दोस्तों छठा काम आप देख रहे हैं ना, ये छठा काम है बिना जो है बिना सूत्र मतलब लाइन की सत्ता छीने, बिना लाइन की सत्ता छीने उसके साथ काम करना।
बिना लाइन की सत्ता छीने उसके उसके जो है साथ काम करना दोस्तों। सातवां है कभी कभी सूत्र के प्रमुख की ओर से दी गई सत्ता का, कहने का मतलब ये क्या है, सातवां क्या है, प्रदत्त भी है, प्रदत्त विधायन भी है, प्रदत्त अधिकार। अगर कोई जो है कोई अधिकार लाइन कोई अधिकार अपने स्टाफ को दे सकता है जिससे स्टाफ काम करे दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि फिफ्नर ने 7 बातें बताई, इसमें लिख दे रहा हूँ, सिंपल हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। पहली बात फिफ्नर ने कहा है दोस्तों कि सलाह शिक्षा तथा सुझाव, पहला काम क्या है, सलाह शिक्षा तथा सुझाव, सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। दूसरा दूसरा कार्य इनका है दोस्तों, दूसरा कार्य है इनका तालमेल बैठाना, समन्वय, तालमेल बैठाना, समन्वय या तालमेल, तालमेल या समन्वय, ये देख लेना, समन्वय। तीसरा जो है काम इनका दोस्तों है, तीसरा काम क्या है, तीसरा है अन्वेषण और शोध, अन्वेषण, अन्वेषण, इनोवेशन और शोध मतलब रिसर्च, शोध, शोध। पहला है सलाह देना, सलाह शिक्षा तथा सुझाव, सलाह शिक्षा एजुकेशन तथा सुझाव। तालमेल मतलब कोऑर्डिनेशन, अन्वेषण मतलब इनोवेशन और रिसर्च, 3 हो गया। चौथा काम इन्होंने बताया है, चौथा काम दोस्तों है संपर्क और सहकार, अन्य विभागों से क्या करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे और सहकार रखेंगे, ठीक है। छठा इन्होंने बताया दोस्तों, छठा बताया है रेखा की सहायता, रेखा लाइन की सहायता, लाइन की सहायता जिसमें वो कहे। सातवां इन्होंने बताया दोस्तों, सातवां बताया है कि प्रत्यायोजित विधायन का प्रयोग, सॉरी, हाँ, प्रत्यायोजित विधायन का प्रयोग, प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग, अधिकार का प्रयोग। ये 7 काम बताए हैं, सातों आप लोग जो है, सातों आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, हल्का सा दिमाग में रखिएगा दोस्तों। अब एल डी वाइट ने भी 6 काम बताए हैं, 6 कार्य बताए हैं, जो घुमा फिरा के वही है। एल डी वाइट मूने का पूछता है दोस्तों, एल डी वाइट ने भी 6 काम बताए हैं। क्या बताया, पहला काम क्या है, मुख्य कार्यपालिका को सही सूचना उपलब्ध कराना, मुख्य कार्यपालिका को सही सूचना उपलब्ध कराना तथा नीति उपलब्ध कराना, जैसे नीति आयोग काम करता है, ठीक है। मुख्य कार्यपालिका को सही सूचना उपलब्ध कराना, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना तथा भविष्योन्मुखी कार्यक्रम बनाना, मतलब योजना बनाना, योजना बनाना, समस्याओं का पूर्वान करके। मुख्य कार्यकारी के पास निर्णयों के लिए विषय तथा मुद्दों को उपलब्ध कराना, मुख्य कार्यकारी के पास निर्णय के लिए विषय और मुद्दों, किस पर निर्णय लिया जाना है, कौन कौन से मुद्दे हैं, ये सब स्टाफ मुख्य कार्यकारी को उपलब्ध कराता है दोस्तों, मुख्य कार्यकारी को उपलब्ध कराता है। तीसरा है मुख्य कार्यकारी के समय की बचत करना, मुख्य कार्यकारी के समय की बचत कैसे होगी, ये तय करता है कौन, स्टाफ करता है, क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे दोस्तों। इसके अलावा 5वां काम बताए हैं कि ऐसे मामले को अलग करना जिस पर अन्य अधिकारी निर्णय ले सके, ऐसे मामले को अलग करना जिस पर अन्य अधिकारी निर्णय ले सके, जैसे डीएम के बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके स्टाफ बहुत सारे काम जो है एडीएम को सौंप देते हैं, वहाँ एडीएम निर्णय लेता है, एडीएम निर्णय लेता है, वो मामले डीएम के पास नहीं जाते हैं, जिसको तय कौन करता है, स्टाफ करता है दोस्तों, जिसको तय कौन करता है, स्टाफ करता है। छठा है मुख्य कार्यकारी को नीति निर्माण और निर्णय के लिए मुद्दों को तय करना, किस पे डिसीजन लेता है दोस्तों। तो मोटा मोटा काम है, आप लोग मुने को याद रखिएगा, मुने को याद रखिएगा, इनका 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब स्टाफ के उदाहरण बहुत सारे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टाफ के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना पड़ेगा। पहला क्या है, पहला क्या है दोस्तों, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री, पीएमओ, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, प्रधानमंत्री, पीएमओ, कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी, ये भी क्या है, स्टाफ है। योजना आयोग और नीति आयोग, ये भी स्टाफ है। आर्थिक मामलों का विभाग भी हमेशा स्टाफ होता है दोस्तों, जितने भी आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं। प्रशासकीय सतर्कता विभाग भी स्टाफ होता है।
याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय, कानून मंत्रालय, मंत्रालय, कानून मंत्रालय और जो है संसदीय कार्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय ऐसे हैं दोस्तों जो स्टाफ में आते हैं, चारों याद रख, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, कानून मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, ये चारों जो है किस में आते हैं, ये चारों स्टाफ में आते हैं। प्रश्न पूछा गया है, चारों स्टाफ में आते हैं, याद रखिएगा। सभी संगठन तथा सभी संगठनों के संभाग, जो उप संभाग होते हैं जो सहायता करते हैं, वो भी स्टाफ में आते हैं। सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, ये भी स्टाफ है। यूजीसी, यूजीसी ये भी स्टाफ है दोस्तों, ये भी क्या है, स्टाफ है। तो याद रखिएगा, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन ये आप इतना आप कम से कम याद रखिएगा। मंत्रालय के बारे में पूछा गया है कि कानून मंत्रालय स्टाफ है कौन है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र और स्टाफ में अंतर क्या क्या होता है, ये हल्का सा देख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अंतर, वैसे फिर भी देख लेते हैं। सूत्र क्या होती है, कार्यकारी इकाई है। क्या क्या है, कार्यकारी इकाई। सूत्र सबसे महत्वपूर्ण काम करती है और सेवाओं का संचालन करती है। प्रशासन की ओर से जनता को सेवा करती है, जनता की सेवा करती है। इसके विपरीत स्टाफ कार्य का काम क्या होता है, परामर्श देना, सलाह देना है। क्या काम है, परामर्श देना, सलाह देना। ये फ्रंट पे काम कभी नहीं करती दोस्तों। आगे 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 है, सूत्र क्या करता है, प्रशासन की नीतियों को लागू करता है। सूत्र प्रशासन की नीतियों को लागू करता है और स्टाफ इन नीतियों को लागू करने में सहायता देता है। स्टाफ इन नीतियों को लागू करने में सहायता देता है, फ्रंट पे लागू नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। आगे है, सूत्र हमेशा जो है, हमेशा जो सूत्र लाइन होते हैं वो जनता के संपर्क में रहते हैं दोस्तों। हमेशा जो है सूत्र या लाइन लाइन ये जनता के संपर्क में रहते हैं। स्टाफ कभी भी जनता के संपर्क में नहीं रहता, स्टाफ सरकार के संपर्क में रहता है। स्टाफ सरकार के संपर्क में रहता है दोस्तों। स्टाफ सलाह देता है, स्टाफ सलाह देता है, सूत्र आदेश देता है। स्टाफ सलाह देता है, सूत्र आदेश देता है। सूत्र एक्शन क्रियात्मक है, एक्शन लेता है। स्टाफ संस्थागत है, इंस्टीट्यूशन इसके होते हैं। तो ये मूल अंतर है दोस्तों। आप लोग अंतर तो अब तक समझ गए होंगे अच्छे से। एक और होता है सहायक अभिकरण। सहायक अभिकरण मैंने आपको 3 बताया था। ऑक्सिलरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी जिसको बोलते हैं। ऑक्सिलरी एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी बोलते हैं दोस्तों। सहायक अभिकरण होता है जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो स्टाफ से अलग होता है, जो स्टाफ से अलग होता है दोस्तों। स्टाफ के समान यह भी जो है लाइन की सहायता करता है। स्टाफ के समान यह भी लाइन की सहायता करता है, लाइन या सूत्र एजेंसी की सहायता करता है दोस्तों। तथा जनता से यह भी संबंधित नहीं होता, जनता से यह भी संबंधित नहीं होता है दोस्तों। याद रखिएगा, सहायक अभिकरण ऑक्सिलरी एजेंसी भी स्टाफ के समान सूत्र या लाइन की सहायता करता है, जनता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। सहायक लाइन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर, ये इंपॉर्टेंट है। सहायक ऑक्सिलरी एजेंसी जो होते हैं, वो ऑक्सिलरी एजेंसी होते हैं जो दोस्तों, ऑक्सिलरी एजेंसी जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। लाइन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे उनके लिए, उनके जो है कहाँ कहाँ पे उनका आवास हो गया, आवास हो गया, ऑफिस हो गया, आवास, ऑफिस, ऑफिस हो गया, वाहन हो गया, ये सारी व्यवस्था कौन करता है, ये सहायक ऑक्सिलरी एजेंसी करती है। एक ये कौन करती है, ऑक्सिलरी एजेंसी करती है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये हाउस कीपिंग काम करती है, हाउस कीपिंग घरेलू काम करती है। ऑक्सिलरी एजेंसी क्या करती है, घरेलू काम करती है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। जैसे स्टाफ के पास निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं होता है। स्टाफ के पास निर्णय लेने की शक्ति कभी भी नहीं होती है। स्टाफ के पास निर्णय लेने की शक्ति कभी नहीं होती है, लेकिन ऑक्सिलरी एजेंसी या सहायक अभिकरण के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। निर्णय लेने की शक्ति होती है कैसे, जैसे घर पे कौन कौन से काम, क्या खाना बनेगा,
क्या नाश्ते के लिए बनेगा, कौन से पर्दे लगेंगे, कौन से जो है कंप्यूटर आएगा, कौन सा कंप्यूटर नहीं आएगा, कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, वहाँ पे ऑक्सिलरी एजेंसी हमेशा डिसीजन लेता है। स्टाफ कभी डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन ऑक्सिलरी एजेंसी छोटे मोटे मुद्दों पे, घरेलू मुद्दों पे डिसीजन लेते हैं दोस्तों। नीचे लिखा गया है संविदा, खरीद, भंडारण, वितरण से संबंधित कार्य लोग करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं छोटे छोटे कामों में दोस्तों, छोटे छोटे कामों में डिसीजन लेते हैं दोस्तों। सहायक एजेंसी कौन कौन सी है ये भी देख लीजिए, सहायक एजेंसी भी पूछता है। ऑक्सिलरी एजेंसी कौन कौन सी है, ऑक्सिलरी एजेंसी सहायक एजेंसी कौन कौन सी है। लोक निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। विधि मंत्रालय भी इसी में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। वित्त मंत्रालय भी इसी में आ जाता है, वित्त मंत्रालय भी इसी में, स्टाफ और सहायक एजेंसी दोनों में आता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इसी में आ जाता है दोस्तों। तीनों याद रखिएगा, तीनों सहायक एजेंसी रहेंगे तो सहायक मानेंगे, नहीं तो स्टाफ। सहायक एजेंसी रहेगी, सहायक ऑक्सिलरी है, या फिर स्टाफ में मारेंगे, या स्टाफ में, दोनों काम करते हैं लोग। संघ लोक सेवा आयोग भी जो है सहायक एजेंसी में आ जाएगा दोस्तों। संसदीय कार्य मंत्रालय भी इसी में आ जाएगा दोस्तों, सहायक एजेंसी में। सहायक एजेंसी में ये चारों आ जाएंगे दोस्तों। ये चारों जो है, जैसे कि लोक सेवा आयोग क्या करता है, लोक सेवा आयोग कैसे सहायक एजेंसी में आएगा। लोक सेवा आयोग दोस्तों सहायक एजेंसी में इसलिए आएगा क्योंकि जो है ये सरकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। सरकार के लिए कौन सी ज़रूरतें हैं, सरकार के लिए जो है ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की पूर्ति करता है लोक सेवा आयोग, ह्यूमन रिसोर्स की पूर्ति करता है। इसीलिए जो है सरकार, ऑक्सिलरी सरकार में जो है सहायक एजेंसी में आएगी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय भी सहायक एजेंसी में आएगी, संसदीय कार्य मंत्रालय भी सहायक एजेंसी में आएगी, क्योंकि ये जो है संसद को के संचालन की जरूरतों को पूरा करता है। संसद को कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, किन मुद्दों पर काम करना है, ये संसदीय कार्य मंत्रालय तय करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय तय करता है दोस्तों। इसी तरह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सहायक में आएगा, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की बातों को, सरकार को सूचनाएं देता है, सरकार की सूचनाओं को प्रसारित करता है, एक प्रकार से सहायता करता है दोस्तों, एक प्रकार से सहायता करता है। तो कहने का मतलब ये सब संस्थाएं आप लोग याद रखिएगा। कुछ संस्थाएं हैं जो स्टाफ में भी आती है और सहायक में भी आती हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। और कुछ केवल जो है केवल और केवल स्टाफ में आती है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी ध्यान आपको रखने की जरूरत है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि लाइन और स्टाफ में द्वंद्व क्या होता है, लाइन और स्टाफ में द्वंद्व क्या होता है, लाइन और स्टाफ में द्वंद्व कैसे होता है। याद रखिएगा, स्टाफ का मतलब क्या होता है, स्टाफ, कुछ चीज़ें और क्लियर कर दे रहा हूँ। स्टाफ जो है अमूमन अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। जैसे कि एक तहसील में जो कर्मचारी, तहसील के कर्मचारी होते हैं, वो हमेशा अस्थाई होते हैं, वो 10-15-20 सालों से काम करते हैं। जैसे WBN हो गया, WBN होते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, WBN होते हैं, RC होते हैं, RK होते हैं, या फिर पेशकार होते हैं, पेशकार होते, ये सब जो है तहसील में लंबे समय से 15 से 20 सालों तक काम करते रहते हैं, ठीक है, ये अस्थाई होते हैं। जबकि जो लाइन होता है, लाइन क्या होता है, लाइन जो है SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये जो है 2-3 सालों के लिए आते हैं, इनका ट्रांसफर होता रहता है, इनका ट्रांसफर होता रहता है दोस्तों। इस संदर्भ में जो है हमेशा स्टाफ के पास जानकारी अधिक होता है, अनुभव अधिक होता है, इनके पास जानकारी अधिक होता है, अनुभव अधिक होता है। इनके पास संबंधित जानकारी कम होता है, अनुभव हो सकता है हो, लेकिन संबंधित जानकारी कम होता है, तो दोनों में विवाद की स्थिति बन जाती है, द्वंद्व हो सकता है, ठीक है। इसमें कहा गया है स्टाफ लाइन में ज्ञान, मैंने आपको बताया, अनुभव, उम्र में अंतर होता है। स्टाफ के कर्मचारियों की उम्र अधिक होती है सामान्यतः, अनुभव अधिक होता है, अब ज्ञान भी अधिक होता है, ज्ञान भी अधिक होता है, ठीक है। जबकि लाइन के पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लाइन के पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन लाइन हमेशा जो है एक्शन के मोड में होता है दोस्तों। सामान्यतः स्टाफ स्थायी होता है, क्या होता है, स्थायी होता है, अधिक अनुभव रखता है,
अधिक शिक्षित होता है, अधिक शिक्षित होता है, जबकि लाइन अस्थायी होता है, लाइन अस्थायी होता है, विशेषज्ञ नहीं होता है, कम शिक्षित होता है। दोस्तों दोस्तों अगर इसको जो है राजनीतिक कार्यपालिका के संदर्भ में समझेंगे तो भी समझ जाएंगे, राजनीतिक कार्यपालिका के संदर्भ में समझेंगे तो भी समझ जाएंगे। जिसे सारे मंत्री होते हैं क्या होते हैं, 5 सालों के लिए होते हैं। मंत्री विशेषज्ञ नहीं होते हैं, मंत्री शिक्षित नहीं होते हैं। जबकि जितने भी आईएएस होते हैं वो अत्यधिक शिक्षित होते हैं, वो सामान्यतः विशेषज्ञ भी हो जाते हैं और स्थायी भी होते हैं। तो दोनों में द्वंद्व होता है कि कौन ज़्यादा नॉलेज वाला है, कौन अच्छा डिसीजन लेगा, कौन नहीं लेगा। दोस्तों याद रखिएगा, फिफ्नर और प्रेस्थस नामक विद्वान हैं, फिफ्नर और प्रेस्थस नामक विद्वान हैं। इन्होंने कहा है कि लाइन सुरक्षा तथा समानता हेतु संघर्ष करते हैं, स्टाफ उन्नति तथा परिवर्तन की मांग करते हैं। लाइन किसके लिए, सुरक्षा और समानता के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। स्टाफ की उन्नति मतलब प्रमोशन और परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों यही इसमें है। लाइन अपने नीतियों, कार्यक्रमों तथा निर्णयों की विफलता का दायित्व स्टाफ के अनुभवहीनता, लोकप्रिय निर्णय पर डालता है। ये सब जो है दोनों में संघर्ष चलते रहते हैं। दोस्तों तो ये रहा आपका जो है स्टाफ और ये रहा आपका लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी, तीनों के बारे में प्रश्न आता है, पूछता है कौन से विभाग क्या है क्या नहीं है। दोस्तों पूरा बता दिया गया है। जल्दी ही हम अगली क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू। अभी दोस्तों